ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा क्लास 6 2023 के लिए मैं मॉडल पेपर बना रहा हूं। इसके पहले मैंने मॉडल पेपर में गणित के 15 प्रश्न हल कराए थे। आज भी हम 15 से 20 प्रश्न हल कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम से हैं तब भी आप हमारे इस चैनल पर बने रह सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा, यदि y एक पूर्णांक है तो y क्यूब -1 सदैव का गुणज होगा, यानी इसका कौन सा एक गुणज होगा। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हमको जो चीज़ दी रहती है, यानी मुझे दिया गया है y क्यूब -y, इसमें हम पूर्णांक पहले 0 फिर 1 फिर 2 रख के देखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर 0 रखते हैं तो 0 का क्यूब -0 तो ये भी 0 हो गया। अगर 1 रख रहा हूँ तो भी ये 1 एकम 1 -1 ये भी 0 आ रहा है। और जब मैं इसमें 2 रख रहा हूँ तो 2 की पावर 3 -2 तो आता है 2 दूनी 4 दूनी 8 -2 तो आ गया 6। इसका मतलब जो इसका सबसे छोटा जो पूर्णांक इससे निकल के आएगा वो होगा आपका 6, जिससे ये सदैव विभक्त होगा। अब आप y की वैल्यू 3 रख के देखिएगा और इसे देखिएगा, ये 6 से 100% आपका जो है डिविजिबल होगा। रही बात अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभक्त है। तो 6 से विभक्त होने का रूल है कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से अलग अलग विभक्त होना चाहिए। इस कैटेगरी के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 2 से। तो 2 से कोई संख्या वही विभक्त होती है जब उसके इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब 2, 4, 6, 8 अगर कोई भी नंबर ऐसा आता है तो वो संख्या हमारी 2 से विभक्त होती। तो संयोग से इसमें देखिए, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसका मतलब ये सारे नंबर 2 से तो डिविजिबल हैं, बट 3 से डिविजिबल होने के लिए उन संख्याओं का योग जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जो डिजिट होती है, इसका मतलब अगर मैं पहला ले लेता हूँ तो 2 + 3 + 5 + 6 + 2, अगर आप देखें 3 2 5 10 6 16 2 18 जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब यही वो संख्या है जो 6 से विभक्त होगी, अर्थात 2 और 3 से विभक्त होगी, इसलिए 6 से भी विभक्त होगी। रही बात अगले प्रश्न की, थोड़ा सा आपके लिए अलग क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 0.7 क्यूब -0.4 क्यूब अपान 0.7 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर प्लस 0.7 × 0.4, यानी ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला अगर आपने पढ़ा हो a क्यूब -b क्यूब, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये फार्मूला होता है a - b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब आप इस हिसाब से अगर आप इसको विस्तारित करेंगे, ये देखिए इसको मैं पहले विस्तार करके लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 0.7 - 0.3, ठीक है। अब होगा a स्क्वायर यानी 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 × 0.4 अपान। अब आप ये देखिए वही चीज़ यहाँ पर ये लिखी गई है, इसको मैं देख रहा हूँ तो ये और ये दोनों कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 0.7 - 0.3 = 0.4। तो इसका मतलब यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा 7 में से, सॉरी 4 था, हम गलती से यहाँ 3 लिख गए हैं, ये 4 था तो यहाँ पर 0.3 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 630 है, यदि एक संख्या 18 हो तो दूसरी क्या होगी। बहुत आसान है, मान लेते हैं हमारी पहली संख्या 18 है और दूसरी संख्या नहीं पता, मान लेते हैं सेकेंड है और इनका गुणनफल आता है 630। तो अगर मैं इसे दूसरी संख्या निकालना चाहूँ तो 630 बटे हो जाएगा 18, 9 से कट रहा है तो 9 दूनी 18 और इसे 9 सती 63 कट जाएगा, 2 से फिर कट रहा है, 2 1 2 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10 यानी 35, तो वो संख्या 35 होगी। दिया गया प्रश्न है, यह A तथा B मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है तो B अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा। चूँकि A और B मिलकर के एक दिन में यदि काम देखा जाए तो ये करेंगे 1/10,
10 भाग। और अकेला अगर ए देखा जाए तो ये करेगा 1/30 भाग, क्योंकि 30 दिन में पूरा काम करते हो। हम अगर दोनों को घटा देते हैं तो यहाँ से निकल आएगा बी का 1 दिन का काम। तो यहाँ से हम दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा ये 30, 10 तिहाई 30, 30 एकम 30 यानी 2/30, 2 एकम 2 यानी 15। इसका मतलब बी जो है 1 दिन में 1/15 भाग करेगा, तो पूरा भाग करने के लिए पलट जाता है तो इसको 15 दिन लगेगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल प्रश्न 21 भी इसी तरीके का है कि 3 नल ए, बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 20, 24 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वह सभी टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अब आप देखिए, पहले अगर नल को हम खोलते हैं तो इसको 1 घंटे में ये भरेगा आपका 1/20 भाग। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा जिससे आपके समझ में आएगा। 1/20 और दूसरा नल चूंकि 24 घंटे में भरता है तो 1/24 भाग। तीसरा नल आपका 30 घंटे में भरता है। अब हम तीनों का 1 घंटे में देखते हैं कितना भर सकते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे 20, 24, 30 का तो आता है 120। अब आप 20 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा ये 6, 24 पंजे 120, 3 चक्कू 12, तो 6 4 10 5 15, 15/120 घंटे यानी एक घंटे में इतना भरेगा। तो 15 एक कम 15, 15 ठीक 120। तो तीनों नल मिलकर के 1/8 घंटा जो है में भर सकते हैं। तो पूरा अगर भरना है तो अगर एक का पता चले पलट देते हैं 8 घंटे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर वो तीनों नल हम एक साथ खोल देते हैं तो वो 8 घंटे में उसे भर देंगे। अगला प्रश्न हमारा परिमाप से है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया। जब अनुपात दिया होता है इसमें कोई एक बीजगणितीय जो अक्षर लगा के हम लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। चूँकि लंबाई अधिक होती है तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इसकी लंबाई हो गई 5x। तो यहाँ पर हम लंबाई मान लिया 5x हो गई लेंथ, और इसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ जो है वो 4x हो गई। कह रहा है यदि क्षेत्र का परिमाप, चूंकि आयत है तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये आपका दिया गया है 90। तो इसमें लंबाई मैं लिख लेता हूँ, ये हो गई 5x, चौड़ाई हो गई 4x बराबर 90। 5 और 4 हो गया 9, 9 दूनी 18 यानी 18x बराबर 90 है। तो x बराबर 90/18, 18 एकम 18 पंजे 90 यानी x की वैल्यू 5 है। तो आपकी जो चौड़ाई है वो देखिए 4x थी, तो 4 × 5 कर दिए तो 5 चक्कू 20। इसका मतलब 20 मीटर उस क्षेत्र की जो है जो आयत है उसकी वो चौड़ाई रहेगी। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचाता है। तो ऐसे प्रश्नों को बच्चों करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो भी पहले हमें 3 संख्याएं दी गई इनका हमें एलसीएम निकाल लेना, यानी एलसीएम ऑफ कितना निकालना है 35, 45 और 55। जब आप इनका भी एलसीएम आप निकाल के रखोगे तो इसका जो एलसीएम मिलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें इतने लिख नहीं पाएंगे, आप कर सकते हो इतना। ये आ जाएगा आपका 3465। आप इसको निकालिएगा, इसका 3465 ही एलसीएम आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि कह रहा था 35 में से अगर हम 18 घटाएं और 45 से 28 घटाएं और आपका 55 से 38 घटाएं, शेष बचे। तो ऐसी देखिए, इसमें भी 17 आ रहा, इसमें भी 17 आ रहा और इसमें भी 17 आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं हैं उनमें से हमने कॉमन जब डिफरेंस निकाला वो निकला 17। तो जो इसका मतलब हमें शेष इसमें बचना चाहिए था। तो इसमें से जो हमारा 3465 आया था, जो कॉमन होता है उसको आप घटा दीजिए तो यह आ जाएगा 3448। यानी 3448 वो संख्या होगी जिसमें जो दी गई जानकारियाँ हैं ये सारी फुलफिल हो जाएंगी। अगला प्रश्न थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और आपको आना भी चाहिए। पूछा जा रहा 2 संख्याओं का
लासा उनके मासा का 12 गुना है। तो हम यहाँ पर दोनों के सिंबल अलग अलग मान लेते हैं। हमारा जो महत्तम समापवर्तक है वो h है और लघुत्तम l है। अब अगर h और l की बात करें तो हमारा मासा जो है h और ये l है, और l और h का जो संबंध है उसमें चूंकि लघुत्तम उनके महत्तम का 12 गुना है तो इसको हम 12 से गुना कर दें तो लघुत्तम, यानी लघुत्तम बराबर 12 इंटू महत्तम हो जाएगा। अब आपके पास दिया है मासा और लासा का योग, बहुत आसान, यानी l प्लस h बराबर है 403। चूंकि लघुत्तम है 12h के बराबर और h पहले से ही लिखा है, ये हो जाएगा 403, तो हो जाएगा 13h बराबर 13। अब आप यहाँ से इसको डिवाइड जैसे ही करेंगे तो आपको जो लघुत्तम हमारा है वो महत्तम जो है वो सीधे सीधे निकल के आ जाएगा। अब देखिए 13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 एकम 13, इसका मतलब महत्तम है 31, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। और लघुत्तम पूछे तो 31 इंटू इसका 12 गुना था, 12 से इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। अब कह रहा था इसमें 2-3 चीज़ जो आपको पता हो चुकी हैं, यानी इसका हमने महत्तम निकल चुका है 31 और इसका लघुत्तम निकल चुका है 31 इंटू 12। अब कह रहा था यदि उनमें से एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सूत्र होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। अब हमारा लासा है 31, मासा है 12 इंटू 31 बटे, अब चूंकि एक संख्या 93 है, 93 को नीचे कर देंगे तो 31 एकम 31, 31 तिहाई, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, और अब हम गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। अर्थात जो दूसरी संख्या हमारी होगी वो हमारी 124 आएगी। तो हमारी यहाँ से 124 आपको आंसर में सी वाला ये दिख रहा होगा। बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी काफ़ी आसान प्रश्न है कि 104, 102, 109 ए तथा 112 का औसत 109 है तो ए की वैल्यू क्या होगी। काफ़ी अच्छा सवाल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्या, हमारी पहली संख्या कितनी है 104 है, तो हम सबसे पहले 104 लिख लेंगे। फिर 102 सभी संख्याओं का योग 109 प्लस ए प्लस 112 और बटे जोड़ लो 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5 से डिवाइड कर देंगे और इनका जो योग था वो औसत 109 के बराबर था। तो 109 और 5 की हम गुणा करें तो 5 9 या 45, 5 एकम 5 यानी 545 बराबर, आगे जोड़ेंगे आ जाएगा 427 प्लस ए, तो ए बराबर हो जाएगा 545 माइनस 427, तो ये आ जाएगा 118 जी। तो यहाँ से आप 118 का देखिए विकल्प सी वाला मिल रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसका हालांकि आंसर आपको आगे मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यदि कुर्सी को 600 रुपये में की दर से खरीदकर 500 रुपये प्रति कुर्सी के भाव से बेच दिया जाए तो हानि कितनी होगी। बहुत आसान सा सवाल है। चूँकि 600 की कुर्सी है, 500 की आप बेच रहे हैं, इसका मतलब 100 रुपये नुकसान हो रहा है। किस पर हो रहा है 600 रुपये पर, तो सीधा ही सब 600 रुपये पर नुकसान है 100 रुपये, तो 1 रुपये अगर होता कुर्सी का मूल्य तो इसका नुकसान होता 100 बटे 600। और अगर कुर्सी 100 में पूछा जाए कितने प्रतिशत, तो यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए 2 जीरो ये कट जाएंगे और 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10 यानी 50 बटे 3, 3 से इसको हम भाग कर देंगे तो 3 एकम 3 और 2 बचेगा, तिछाक 18, तिछाक 18, तिछाक 18 यानी 16.66% की हानि उसको रही होगी। जैसा कि मैंने पीछे देखा था कि उसका जो लाभ था 16.66% का था। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 20% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को आप एक लाइन में लगा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि उस वस्तु पर
5% का लाभ हुआ तो वस्तु का अगर क्रय मूल्य x था तो उसे x का 105% निकाल लें माइनस। अब अगर वो 80% हानि 20% हानि पर बेचता तो 100 वाली चीज़ 80 की बिकती, तो यानी x का 80%। कर अगर ऐसा किया जाता 5% लाभ पर बेचता 20% हानि के बजाय तो उसे 120 रुपये अधिक मिलता, तो हमने 120 रुपये उसका डिफरेंस रख दिया। अब 105 में से आप 80 घटाओगे तो ये बचेगा 25x/100 बराबर 120। 25 एकम 25 चक्कू 100, इसका मतलब x एकम x और 12 चौक 48, यानी 480 रुपये का उसका क्रय मूल्य रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बेहद आसान प्रश्न है, यानी क्यूबिक रूट 340 प्लस रूट 9। अब आप क्या करते हैं, इधर से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्यूबिक रूट आप 340 प्लस 3 का अंडर रूट है तो ये हो जाएगा 9, 9 का है 3 तो ये हो जाएगा 3। तो क्यूबिक रूट ऑफ 343 होता है 7 का क्यूबिक रूट। तो यहाँ से केवल सीधे और सीधे यहाँ से हम 7 टिक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर √3/4। अब देखिए भुजा स्क्वायर यहाँ 12√3 का होल स्क्वायर √3 आपका 4 है। 12 बरहियम हो गया 144 × 3 × √3/4। 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4×3 12, 4×6 24 और 36×3 108√3। तो 108√3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी यहाँ से आंसर जो है आपका डी वाला बिल्कुल सही निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आज के आखिरी और अंतिम प्रश्न पर। आखिरी और अंतिम प्रश्न इसलिए क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आप वहाँ पर इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। अब आपके पास पूछा जा रहा है 4 की घात 6 और 15 की घात 10 के गुणनखंड में गुणनफल में कितने शून्य आएंगे। प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा जटिल हो सकता है बच्चों। सबसे पहले हम इसको देखिए तोड़ते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 की पावर 6 और इसे लिख सकता हूँ 5 × 3 की पावर 10। ठीक है। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 की पावर 6 × 5 × 3 की पावर 10, तो ये यहाँ से हो जाएगा 2 छंग 12 यानी 2 की पावर 12 × 5 की पावर, अगर मैं लिखना चाहूँ 10 और 3 की पावर 10। अब मैं यहाँ से 2 की पावर 10 ले लेता हूँ इंटू 2 की पावर 2 बाहर कर देता हूँ इंटू 5 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10। इन दोनों के एक में मिला लीजिए तो ये हमारा जो बनेगा ये बनेगा 5 दूनी 10, 10 की पावर 10। बाकी इनसे सबसे जीरो जनरेट नहीं होते हैं, इसका मतलब हमारा बना 10 की पावर 10। तो अगर हम 10 की पावर 1 करते हैं तो देखिए 10 आता है, 10 की पावर 2 करते हैं 10 धाम 100, 2 जीरो आते हैं, 10 की पावर 3 करते हैं तो 10 धाम 100 धाम 1000 आता है, 10 की पावर 4 करते हैं तो हमारे 4 जीरो आते हैं। इसका मतलब 10 की पावर 10 है तो इसका मतलब यहाँ पर 10 जीरो आएंगे। जब मैं इनको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो ये बहुत अच्छी ढंग से आपको समझ में आने वाले हैं। तो आज के हमारे ये 15 प्रश्न कैसे लगे। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए तो कृपया हमारे इस चैनल को कर लीजिए लाइक। हम आपको इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।